मेरी शादी को 6 माह हुए तो एक रोज़ जब मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी सास और ननदों मेरे सामने खड़ी थी और इनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। महरीन ने मुझे देखते ही अपना हाथ आगे किया और चीख कर बोली, मेरा हार कहाँ है? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, कौन सा हार? महरीन ने गुस्से से कहा, वही जो हार जो मैंने अपनी अलमारी में रखा था। तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में कौन आया था? मैंने फौरन कहा, मैंने तुम्हारी अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। मगर मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, झूठ मत बोलो, हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरी सांस रुक गई। मैंने घबरा कर कहा, आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं लिया। मगर महरीन मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसी वक्त मेरी सास ने जोर से मेरे बाल खींचे और बोली, अगर तुमने हार वापस नहीं किया तो फिर तुम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहोगी। मैंने हैरत से इन दोनों को देखा और कहा, आप लोग मुझे चोर समझ रही हैं? मेरी सास ने कहा, हमें समझने की जरूरत नहीं, तुमने खुद साबित कर दिया है। मैरीन ने कहा, भाई को फोन करो, आज इसे सब मालूम होना चाहिए। मैंने फौरन अरहम को फोन किया मगर उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा फोन किया, फिर तीसरी बार किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा, कम अज कम अरहम के आने तक तो मुझे कुछ मत कहें। मगर मेरी सास ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें इस घर में से अभी निकलना होगा। मैं अपने कमरे में गई। मेरे हाथ हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने अपने कपड़े बैग में रखने शुरू किए। मुझे यकीन था कि अरहम जरूर आएगा और मेरी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि हमारी शादी को 6 माह हुए थे और मैं समझती थी कि वो भी मुझे जानता है। मैंने सोचा था कि वो अपनी माँ और बहन से पूछेगा कि आखिर कोई सबूत है भी या नहीं। मगर जब मैं कमरे में से बाहर आई तो अरहम दरवाजे पे खड़ा था। मैं इसे देखते ही एकदम इसकी तरफ बढ़ी और कहा, अरहम आप आ गए। मुझे मालूम था आप मेरी बात सुनोगे। इसने मेरी तरफ देखा मगर इसकी आंखों में भी वो यकीन नहीं था जिससे कि मुझे उम्मीद थी। उसने पूछा, क्या हुआ है? मैंने फौरन कहा, मुझे चोर कहा जा रहा है। महरीन का हार गायब है और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं लिया, आप मुझे जानते हैं, है ना? अरहम खामोश रहा। इसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम कुछ बोली? उसने आहिस्ता से पूछा, तुम महरीन के कमरे में गई थी? मैंने कहा, हाँ, सफाई करने गई थी, मगर मैंने कुछ नहीं लिया। वो बोला, फिर हार कहाँ गया? मैंने इसे देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम। मेरी सास ने फौरन कह दिया, बेटा इसे कोई जवाब नहीं आता। मैंने अरहम की तरफ देखकर कहा, आप भी इनकी बात मान रहे हैं? अरहम ने नजरें झुका ली। इसी लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि मैं इस घर में अकेली खड़ी हूँ। मैंने कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मगर मैं चोर बनकर नहीं जाऊंगी। महरीन ने कहा, तुम चोर हो या नहीं ये तुम खुद जानती हो। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, एक दिन तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। महरीन वो एक लम्हे के लिए घबरा गई, फौरन नजर चुरा ली। मैं इस वक्त इसकी घबराहट को समझ नहीं सकी थी। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर जाने से पहले मैंने अरहम से कहा, आपने आज मेरी बात नहीं मानी, मगर याद रखना मैं बेकसूर हूँ। अरहम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस घर से निकल गई। रात के वक्त मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे वालिदैन कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे और शादी के बाद मैंने अपने ससुराल को ही अपना घर समझ लिया था। मैंने सड़क किनारे खड़े होकर अपनी एक पुरानी सहेली निदा को फोन किया। उसने जब मेरी आवाज सुनी तो फौरन पूछा, क्या हुआ है? मैंने रोते हुए कहा, निदा, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? उसने कहा, एक लम्हे की देर किए बगैर, कहाँ 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 तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुम फौरन आओ। मैं रात भर सफर करके दूसरे शहर पहुंच गई। निदा ने मुझे गले लगा लिया तो मैं फुट फुट कर रो पड़ी। मैंने इसे सब कुछ बताया तो वो गुस्से से बोली, इस घर में वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? निदा ने कहा, जब तक तुम अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती मेरे पास रहो। मैंने चंद दिन निदा के घर रहने के बाद काम तलाश करना शुरू कर दिया, मगर कोई खास तालीम या तजुर्बा मेरे पास नहीं था। मगर मुझको बेकिंग का बहुत शौक था। मैंने शादी से पहले अपनी माँ से केक और बिस्किट बनाना सीखा था और निदा ने एक दिन कहा था, तुम इतना अच्छा केक बनाती हो तो तुम घर से ऑर्डर क्यों नहीं लेती? मैंने कहा, कौन मेरे केक खरीदेगा? निदा ने कहा, पहले मैं खरीदूंगी, फिर मेरे जानने वाले खरीदेंगे। मैंने हिम्मत की और घर से केक बनाना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम में अपना पेज बना लिया। हौले हौले ऑनलाइन ऑर्डर आते गए। पहले दिन एक ऑर्डर मिला, फिर
3 दिन बाद दूसरा ऑर्डर मिला। मैं सुबह सवेरे उठती, आटा, चीनी, अंडे और दूसरी चीज़ें खरीदती, फिर सारा दिन किचन में काम करती, रात को केक तैयार करती और सुबह ग्राहक को दे आती। मेरे हाथों में दर्द रहता, मगर जब कोई कहता कि केक बहुत अच्छा बना है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपनी सारी कमाई जमा करना शुरू कर दी। चंद माह बाद मैंने एक छोटी-सी दुकान किराए पर ली और दुकान बहुत मामूली-सी थी, मगर मेरे लिए वो मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ था। मैंने इसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा और एक छोटा-सा बोर्ड लगा दिया। मैंने खुद फर्श साफ किया, खुद सामान सजाया और खुद पहला केक बनाया। शुरू में ग्राहक बहुत कम आते थे। कई दिन ऐसे ही गुज़रे जब मैं सारा दिन की दुकान पर बैठी रहती और सिर्फ एक कप केक फ़रोख्त होता, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने नई चीज़ें बनाना सीखी, शादी के केक ऑर्डर लिए, बच्चों के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए और आहिस्ता-आहिस्ता लोग मेरी बेकरी को जानने लगे। 2 साल बाद मेरी बेकरी इतनी चली कि मुझे लड़कियाँ काम पर रखनी पड़ गईं। मैंने दूसरी दुकान भी ले ली। पहली बार मुझे महसूस हुआ मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, मगर आराम का ख़्याल कभी-कभी अब भी आ जाता है। मैं खुद से पूछती हूँ, क्या वो सोचता होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया था? फिर मैं खुद ही इस ख़्याल को दिल से निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अपने माज़ी को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दूँगी। 5 साल गुज़र गए। एक सुबह बेकरी में केक सजा रही थी। मेरे फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक मर्द की आवाज़ थी। उसने पूछा, क्या ज़ारा बात कर रही है? मैंने कहा, जी बोल रही हूँ। उसने कहा, मरकज़ी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। आपकी नंद महरीन यहाँ दाखिल है। इनकी हालत बहुत ख़राब है और वो मुसलसल आपका नाम ले रही है। मेरे हाथ में पकड़ा चाकू रुक गया। मैंने कुछ देर खामोश रहकर पूछा, महरीन ने मेरा नाम लिया है? उसने कहा, जी वो ख़ास तौर पर आपको बुलाना चाहती हैं। उन्होंने आपका नंबर दिया है। मैंने फ़ोन बंद किया तो निदा मेरे पास आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने इसे बताया तो वो फ़ौरन बोली, वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, क्यों निदा? उसने कहा, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम इसके पास क्यों जाओगी? मैंने कहा, शायद वो मर रही है। निदा ने कहा, तुम इसकी ज़िम्मेदार नहीं हो। मैंने कहा, ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मगर अगर वो वाक़ई मुझे कुछ बताना चाहती हो तो? निदा खामोश हो गई। मैंने पूरी रात सोचा। अगली सुबह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर मेरे ज़हन में महरीन का चेहरा घूमता रहा। वही महरीन जिसने मुझे चोर कहा था, वही महरीन जिसकी वजह से मेरे शौहर मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था। अस्पताल पहुंचकर मैंने महरीन का नाम बताया। नर्स मुझे एक कमरे में ले गई। महरीन बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसका चेहरा जर्द था, जिस्म पर बहुत कमजोर हो चुका था और सांस लेने में इसे तकलीफ हो रही थी। जैसे ही इसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं उसके करीब गई। वो मेरा हाथ पकड़कर कुट-कुट कर रोकने लगी। मैंने कहा, मत रो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मगर इसने सर हिला दिया और बड़ी मुश्किल से कहा, ज़ारा मुझे माफ़ कर दो। मैं खामोश रही। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने पूछा, क्यों रोने लगी हो? वो बोली, क्योंकि तुमसे हसद करती थी। मैंने हैरत से इसे देखने लगी। उसने कहा, जब तुम इस घर में आई तो भाई है तुम्हें बहुत चाहता था। अम्मी तुम्हारी तारीफ़ें करने लगी थी। तुम हर काम अच्छा करती थी और मुझे लगता था कि तुम आहिस्ता-आहिस्ता हमारे घर में मेरी जगह ले रही हो। मैंने अम्मी को तुम्हारे खिलाफ भड़काना शुरू किया। मैंने कहा, तुमने इसे चोरी का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। इसने आँखें बंद कर ली और कहा, हाँ। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, हार कहाँ है? महरीन ने रोते हुए कहा, मैंने खुद छुपाया था। मैंने इसे देखा ऐसे देखा और बोली, मैंने हार अपनी किताबों के पुराने डब्बे में छुपाया और पैसे भी मैं खुद खर्च किए थे। फिर मैंने अम्मी से कहा, मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूँ? मैंने पूछा और अम्मी ने मेरा साथ दिया। महरीन ने सर हिला दिया। मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैंने कहा, और अरहम? महरीन ने नज़रें झुका लीं। मैंने दोबारा पूछा, अरहम को मालूम था? उसने कहा, देर बाद कहाँ मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, वो जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। महरीन ने कहा, उसे बाद में मालूम हुआ था। मैंने कहा, फिर उसने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया? महरीन की आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि अम्मी ने इसे धमकी दे दी थी कि अगर वो तुम्हें वापस लाया तो वो अपनी जान ले लेगी। और मैंने भी भाई से झूठ बोला था कि तुमने मुझे धमकाया है। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। महरीन ने तकिए के नीचे से हाथ डाला और एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, ये मैंने 5 साल पहले लिखा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज़ था। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी सांस रुक गई। इस दस्तखत पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। इसमें एतराफ़ जुर्म था। हाल मैंने चुराया है। मेरे दस्तखत हैं। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। ये दस्तखत जाली थे। तब महरीन ने मुझे याद दिलाया कि आपको याद है, एक रोज़ मैंने आपसे कहा था,
آپ کے دستخط دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں نے خالی پنے پر دستخط کیے تھے۔ دراصل میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے کاغذ چھپا کر رکھ لیا۔ آپ کے جانے کے بعد بھائی کو دکھایا کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے اور آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ارحم اندر آ گیا۔ وہ کئی سال بعد میرے سامنے تھا۔ اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں سب معلوم تھا؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا جو جواب دو۔ اس نے آہستہ سے کہا ہاں، تمہارے جانے کے 2 سال بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ مہرین نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے مگر میں نے انہیں پوچھ لیا۔ میں نے کہا پھر تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا تم نے اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی کی عزت بیچ دی۔ ارحم نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے اس کے بعد میں نے کتنی راتیں یہ سوچتے ہوئے گزاری ہیں کہ شاید واقعی مجھ میں کوئی خرابی تھی، شاید میں واقعی اس گھر کے قابل نہیں تھی۔ ارحم بولا مجھے ہر دن افسوس ہوا۔ میں نے کہا تمہارا افسوس میرے ساتھ نہیں تھا ارحم، تم نے مجھے کبھی واپس نہیں بلایا۔ اس نے کہا میں تمہیں بہت تلاش کیا۔ میں نے کہا اگر تم واقعی تلاش کر دے تو میں مل جاتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مہرین ہمیں دیکھ کر رونے لگی اور بولی بھائی بھابھی کو معاف کر دو۔ ارحم بھی کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، میں کمزور مرد ثابت ہوا، اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اب واپس آ جاؤ، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں کیونکہ تم نے مجھے اس وقت چھوڑا تھا جب مجھے تمہاری بہت زیادہ ضرورت تھی، اور اب جب میں اپنی زندگی خود بنا چکی ہوں تو تم واپس آ گئے ہو۔ وہ بولا اب بھی میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا محبت صرف چاہنے کا نام نہیں ہوتی، محبت میں انسان اپنے ساتھی کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے مہرین کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تمہیں معاف کرتی ہوں مگر میں اس دن کو بھول نہیں سکتی۔ مہرین روتے ہوئے بولی مجھے یہی کافی ہے۔ میں اسپتال سے واپس اپنے شہر آ گئی، اپنی بیکری میں دوبارہ کام شروع کر دیا، مگر اب میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا آج سب اپنے منہ سے اپنا جرم اقرار کر رہے تھے۔ اور میں بے قصور ثابت ہو گئی تھی۔ ارحم پھر میری بیکری میں مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا ارحم میں تمہارے گھر سے صرف ایک بیگ لے کر نکلی تھی، آج میرے پاس اپنی بیکری ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی پہچان ہے۔ تم نے مجھے اس وقت نہیں سنبھالا جب ٹوٹ رہی تھی اور اب خود کو دوبارہ بنا چکی ہوں۔ اس نے کہا کیا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں؟ میں نے کہا راستہ ہے مگر وہ تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر کبھی ہم دوبارہ ساتھ آئے تو میں وہ لڑکی نہیں ہوں گی جو تمہارے گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر تم سے یقین کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گی اور اگر کبھی مجھ پر دوبارہ جھوٹا الزام لگا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ارحم نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا مجھے وقت چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ چند ماہ بعد مہرین اور میری ساس رخسانہ بیگم بھی میری بیکری پر آئی۔ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑی رہی اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولی بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے ہاتھ نیچے کیے اور کہا آپ کو معاف کرتی ہوں مگر میں اپنی مرضی سے واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے آپ کے گھر میں بہت کچھ کھویا ہے مگر اسی وجہ سے میں نے بہت کچھ پایا، اور خاموشی سے چلی گئی۔ ارحم اور میرے درمیان آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہوئی مگر اس بار میں نے جلدی نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا اگر ہمیں دوبارہ زندگی شروع کرنی ہے تو مجھے تمہارا شوہر بن کر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھنا ہوگا جو اپنی غلطی ماننے کی ہمت رکھتا ہو۔ اور ہم نے پہلی بار میری بات سمجھنے کی کوشش کی۔ 1 سال بعد وہ میرے شہر منتقل ہو گئے اور ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا مگر اس بار سب کچھ مختلف تھا۔ میری بیکری میری اپنی تھی، میرے فیصلے میرے اپنے تھے اور ارحم جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔